नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की 15 और झारखंड की 13 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। 25 नवंबर को मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से बीमा संशोधन और जीएसटी जैसे 39 अहम बिल हो सकते हैं पेश। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर। पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाना चाहता है भारत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बातचीत के लायक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चूहे मारने की दवा से हुई थी मौतें। राज्य सरकार की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। कांग्रेस ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद के लिए करो या मरो का मुकाबला। 11वीं बाजी आज। कार्लसन 1 अंक से आगे। शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सभी दलों ने सहयोग की बात कही है। इस बीच आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की बात कही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वैसे सभी ने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। कई सारे मुद्दे हर एक के मन में, हर पार्टी के मन में थे, हमने सब नोट डाउन किए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई अपने तय समय के मुताबिक ही होगी। शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा में हम ये सोचते हैं पहले राज्यसभा में क्या होता वो भी देखो, लेकिन लोकसभा में हम उसको नहीं बदले, ऐसा मेरा विचार मैंने रखा था, क्योंकि क्वेश्चन आवर भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है और ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए ही प्रश्न रहते हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा उपाध्यक्ष थम्बी दुरई, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बीजेडी नेता भर्तृहरि महताब के अलावा कई नेता मौजूद थे। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर को शुरू हो रहा है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार 39 बिल पेश कर सकती है और इसमें बीमा संशोधन और जीएसटी जैसे कई सालों से लंबित बिल भी हैं। फिलहाल आपको बताएं कि संसद में 67 ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पारित किया जाना है और इस बार के संसद सत्र में राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय भी बदलकर 12 बजे कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार बीमा बिल समेत सभी जरूरी विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी। शीतकालीन सत्र में सरकार 39 बिल पेश करने या इन्हें विचार के लिए रखने का मन बना रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की बैठक में इन बिलों को तैयार करने को कहा गया। सरकार जिन बिलों को पारित करना चाहती है उनमें बीमा संशोधन बिल भी शामिल है। इस पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक मिल जाएगी। सरकार लोकपाल कानून में संशोधन के लिए भी बिल पेश कर सकती है। इसके जरिए नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के प्रमुखों के चयन में जगह दी जाएगी। सरकार कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन अध्यादेश और टेक्सटाइल अंडरटेकिंग संशोधन अध्यादेश के लिए भी बिल लाएगी। No, sensitive issues only come to Parliament. So it is the duty of the Parliament to discuss and debate and decide. Whatever it is, if the other side have a strong point, they can explain it, they can insist on that, they can argue, and they can place their arguments. And government must be able to convince them during the debate. And then ultimately, after all, you know, democracy functions through numbers also. विपक्ष की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस सत्र में उठाए जा सकते हैं। इनमें काले धन और मनरेगा का दायरा सीमित करने का मुद्दा उठ सकता है। सरकार का कहना है कि वो किसी भी मुद्दे पर बहस को तैयार है। को विश्वास में लेकर के, सबको साथ में लेकर के और सकारात्मक सोच के साथ संसद का सत्र चले। जो जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, देश से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके मुद्दे हों, बिल हैं, तमाम तरह के और जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पर हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं और उसका समाधान करने के लिए भी तैयार है। निश्चित फिलहाल संसद के सामने 67 विधेयक लंबित हैं। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 11 बिल शामिल हैं।
इनमें मेंटल हेल्थ केयर बिल, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक संशोधन बिल और HIV रोकथाम और नियंत्रण बिल शामिल हैं। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के 9 लंबित बिलों में फैक्ट्री संशोधन बिल और अप्रेंटिस संशोधन बिल भी शामिल हैं। दोनों बिल पिछले सत्र में पेश किए गए थे। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की अपील की है। उन्होंने चेन्नई में कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और उनका विकास करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला का कहना है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण विधेयक को कानून का रूप देना चाहिए। चेन्नई में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाने की जरूरत है। विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में मार्च 2010 में पारित हो गया है, लेकिन लोकसभा में इस पर सभी दलों में सहमति नहीं बन पा रही है। I moved in Rajya Sabha the resolution asking for 33% reservation for women. Naturally, I support that the women's bill should be passed, and I will request the government and the Prime Minister to take care of it. नजमा हेपतुल्ला ने उम्मीद जताई कि जल्दी देश भर में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी मजबूत कानून बनाया जाएगा। Every political party member, regardless of which political party they belong to, have supported a strong legislation to get the Waqf property vacated from the illegal occupation. So as soon as that legislation is passed, we will be able to get the Waqf property released by illegal occupation, and we will develop those Waqf property. उन्होंने जानकारी दी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने के काम में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश का विरोध करने का ऐलान किया है। संसद सत्र के पहले कोलकाता में पार्टी सांसदों की बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने यह फैसला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI को 49% करने का जो पार्टी का जो फैसला लिया गया है उसका पार्टी विरोध करेगी और इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा और काले धन का मुद्दा भी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि NDA के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए सरकार की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु को हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। हाल ही में बीरेंद्र सिंह को केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री और सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के पहले विस्तार में मंत्री बनाए गए चौधरी बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु का हरियाणा से राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है। ये दोनों ही कैबिनेट मंत्री अभी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं। चुनाव आयोग ने हरियाणा के राज्यसभा उपचुनाव की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू की और 25 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। नाम वापसी की तारीख 28 नवंबर तक रखी गई है। जरूरत पड़ने पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। राज्यसभा में हरियाणा से 2 सीट खाली हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने की वजह से 1 सीट खाली हुई, जबकि INLD के राज्यसभा सांसद रणबीर सिंह प्रजापति ने हरियाणा विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ मैत्री संबंध का इच्छुक नहीं लगता। उन्होंने पाकिस्तान पर दाऊद इब्राहिम को पनाह देने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान उसे भारत के हवाले नहीं कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि दाऊद इब्राहिम फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के करीब रह रहा है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ चुनाव की खबरें। जम्मू कश्मीर और झारखंड में आज पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस दौर में विधानसभा की कुल 15 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये 15 सीट बांदीपुरा, गंदरबल, कश्मीर घाटी, कारगिल, लेह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन और जम्मू जिलों की हैं। इस दौर की 15 सीटों पर 123 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 39 निर्दलीय हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ पहले दौर में कुल 81 में से 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
25 नवंबर को जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें गुमला, बिष्णुपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, पनकी, डाल्टनगंज और लातेहार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी कराने का फैसला किया है। राज्य में 25 नवंबर को पहले दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग में सुचारू पोलिंग और वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों से संदिग्ध लोगों की कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए 145 उम्मीदवारों के नाम सही पाए गए हैं और इस दौर के लिए 166 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। नामांकन पत्रों की जांच में 21 नामांकन गलत पाए गए। तीसरे चरण के लिए 24 नवंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस दौर के लिए मतदान 9 दिसंबर को होगा। रक्षा मंत्रालय ने 2.5 दशक बाद करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तोप खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि एरो विमानों को बदलने और पिलेट्स प्रशिक्षकों विमानों की खरीद के प्रस्तावों पर फैसला टाल दिया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में शनिवार सुबह रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की पहली बैठक हुई। पीटीआई के मुताबिक बैठक में 15,750 करोड़ रुपए की 814 तोपें खरीदने का फैसला किया गया। इसके तहत पहले 100 तोपें खरीदी जाएंगी और बाद में तकनीक हासिल कर इनका देश में ही निर्माण किया जाएगा। 3 बड़ी निजी कंपनियां टाटा, लार्सन एंड टर्बो और भारत फोर्ज इसमें शामिल हो सकती हैं। बैठक में 7,160 करोड़ रुपए की लागत से वायुसेना के लिए एकीकृत वायु कमांड नियंत्रण प्रणाली और एयर सेंसर की खरीद को भी मंजूरी दी गई। हालांकि 56 एवरो विमानों को बदलने और पिलेट्स प्रशिक्षु विमानों की खरीद के प्रस्तावों को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। एवरो और पिलेट्स विमानों के प्रस्तावों के बारे में और जानकारी मांगी गई है। दरअसल ये प्रस्ताव लंबे वक्त से अटके पड़े हैं और सरकार इन्हें लेकर सावधानी बरत रही है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि अब रक्षा खरीद परिषद की बैठक महीने में 1 से ज्यादा बार भी हो सकती है। सेना ने 1986 के बाद से अब तक एक भी तोप नहीं खरीदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार काले धन का पता लगाने के लिए कर समझौतों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी जिनेवा लिस्ट से मिले खाता धारकों की जांच की जा रही है और अब तक मिले सबूतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने नौकरी पेशा और मध्य वर्ग पर कर का बोझ नहीं बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पीटीआई पत्रकारों से रूबरू हुए तो विदेशों में काले धन का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेश से वापस लाने के लिए दूसरे देशों के साथ किए गए कर समझौतों की समीक्षा जरूरी है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड की तरफ से भारतीय खाता धारकों को लेकर काफी सकारात्मक संकेत मिले हैं। विदेश से काला धन लाने की मुश्किलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तय प्रक्रिया के तहत ही कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वो नौकरी पेशा और मध्य वर्ग पर कर बोझ बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। वित्त मंत्री ने आगामी बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स बेस का दायरा बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार कदम उठाएगी और अप्रत्यक्ष कर वसूली पर सरकार का ज्यादा जोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं के नामों में बदलाव किए हैं। विशेषकर गांधी परिवार के नामों से जुड़ी योजनाओं का फिर से नामांकन किया गया है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के इस कदम की आलोचना की है। अभी तक जो एडहॉक तरीके से चल रहे थे, तो सारी योजनाओं को मिलाकर ये एक सघन योजना बनाई गई है और गुजरात के अनुभव से सीखते हुए फीडर को अलग अलग किया गया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया था। हालांकि इस साल जुलाई में ही इन बदलावों के संकेत मिल गए थे, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और जयप्रकाश नारायण के नाम पर कुछ योजनाओं की घोषणा की थी। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। Change the name. I don't think it is the right thing to do because every government decision has to be respected by the successful government succeeding it. 2012 में एक आरटीआई के जवाब में ये सामने आया था कि केंद्र की 12 राज्यों की 58 योजनाओं के साथ 98 शैक्षिक संस्थान और 51 पुरस्कारों के नाम नेहरू गांधी परिवारों के नाम पर हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
शारदा चिटफंड घोटाले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। जवाब में ममता बनर्जी ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उधर ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सहायक से राज्य में हुए चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने की वजह से पार्टी सांसद संजय बोस को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी पर आरोप लगाए गए तो वो इसका जवाब देंगी। बीजेपी ममता बनर्जी के आरोपों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। पार्टी का कहना है कि तृणमूल नेताओं पर लगे आरोप अब सही साबित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस शारदा चिटफंड घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। आपके जितने बड़े नेता हैं सब जेल में हैं और वो जो तार है और जो दस्तक है वो आपके दरवाजे तक की आ गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा ममता जी, दिल्ली आके आपने कहा था आप रिजाइन कर देंगी, कम से कम आज से वो अपना चिट्ठी, रेजिग्नेशन की जो चिट्ठी है उसको ड्राफ्टिंग तो करना शुरू कर दें। जांच चल रही है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो और किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाकर जांच ना की जाए। उधर कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने संजय बोस को 26 नवंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। During these days, while in custody, all medical facilities should be provided to him 24 hours by any medical senior officer of any government hospital, and that is to be reported to this court also. भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सहायक सरोज साहू शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। माना जा रहा है कि साहू से जांच एजेंसी ने राज्य में सामने आई चिटफंड घोटाले के बारे में पूछताछ की। इस मामले को लेकर ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन बाधित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान हुई महिलाओं की मौत की वजह दवा में जिंक फॉस्फाइड की मिलावट ही थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं में चूहे मारने की दवा मिली हुई थी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने दवा में मिलावट का शक जताया था। 10 नवंबर को करीब 83 महिलाओं ने बिलासपुर से लगे सकरी गांव में एक निजी अस्पताल में शासकीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य शिविर में ऑपरेशन कराया था। इनमें से 13 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। इस बीच अस्पताल में भर्ती 21 महिलाओं को छुट्टी दे दी गई है, जबकि करीब 17 महिलाएं अब भी इलाज करवा रही हैं। इधर कांग्रेस ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि कई लैब की रिपोर्ट है, जो सरकार का कंक्लूजन था दवाई सब स्टैंडर्ड के साथ साथ पॉइजनिश है, ये रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट हमने दे दी है। हरियाणा के हिसार में पत्रकारों पर हुए हमले मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस बात की जानकारी हरियाणा पुलिस के डीजीपी एसएन वशिष्ठ ने मामले की जांच कर रही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी को दी। बरवाना में रामपाल के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कई पत्रकार हिंसा का शिकार बने थे, जिसके बाद मामले की जांच के लिए ये कमेटी गठित की गई थी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान और विश्व के 6 देशों के समूह के बीच परमाणु वार्ता के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से प्रयास तेज हैं, लेकिन सच तो ये है कि वार्ता अभी भी अधर में लटकी हुई है। जॉन केरी और मोहम्मद जवाद जरीफ के बीच शुभकामनाओं का आदान प्रदान, 2 अच्छे दोस्तों की तरह मिलना, दूसरा जरीफ का जर्मनी के विदेश मंत्री स्टेनमेयर से हाथ मिलाना, होटल की बालकनी पर जरीफ का अपने सहयोगी आरोची से बात करना। वियना में चल रही वार्ता में प्रतीकात्मक संकेत तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जब मुद्दे के हल की बात आती है तो मंजिल दूर दिखाई देती है। Which we're working to close. The good thing is the G5+1 are united and working in concert, we're simply going to not say anything substantive about the discussions while they're going on, but a lot of serious work is going on by a lot of people. The only criterion for a deal about the nuclear issue, about the nuclear dossier, is the main question if Iran is really ready to renounce
every research development working in the direction of getting nuclear weapons. That is the only criteria. दूसरी तरफ ईरान का रुख भी साफ है। उसके पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। वो इसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करना चाहता है। अमेरिका सहित अन्य 6 देशों को डर है कि ईरान इस यूरेनियम का परमाणु हथियार बनाने में प्रयोग न करे। इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम की खपत को 4,500 यूनिट तक सीमित करे, जबकि ईरान फिलहाल 19,000 यूनिट खर्च कर रहा है। खपत में इतना बड़ा अंतर उसके कार्यक्रमों पर प्रभाव डालेगा ही। इसी वजह से ईरान भी इस वार्ता में सख्त रुख अपनाए है। दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन के क्षेत्र में सक्रिय होने से अमेरिका ईरान को दोस्तों की सूची में रखना चाहेगा। कुल मिलाकर समीकरण उलझे हैं और सुलझाने के लिए वक्त काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां सीधा मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति जैनुल आबिदीन बिन अली के सहयोगी बेजी कायद अब्बासी और निर्दलीय हबीब बोर्गिबा के बीच में है। ट्यूनीशिया में 2011 में बिन अली सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही अस्थिरता का माहौल है। यमन में शिया संगठन अंसारुल्लाह ने अल बैदा प्रांत से अल कायदा को खदेड़ दिया है। रजा समेत कई शहरों पर हौती लड़ाकों का कब्जा हो गया है। इस हार के बाद यमन में अल कायदा का सफाया हो सकता है। इससे पहले राजधानी सना पर सरकारी सेनाओं को असरुल्लाह हौती लड़ाकों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार और विद्रोहियों के बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर एक समझौता हुआ था। और अब बात खेलों की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथन आनंद के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सिर्फ 2 बाजियां खेली जानी बाकी हैं। आनंद नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के से 1 अंक मात्र पीछे चल रहे हैं। ऐसे में खिताब पर कब्जा के लिए आनंद को आज होने वाली 11वीं बाजी जीतना जरूरी होगा। 10 बाजियों के बाद आनंद के 4.5 और कार्लसन के 5.5 अंक हैं। आज कार्लसन सफेद मोहरों से खेलेंगे। इस लिहाज से भी आनंद के लिए परेशानी बढ़ सकती है। फॉर्मूला 1 टीम मर्सिडीज के निको रोजबर्ग अबू धाबी सर्किट पर फाइनल रेस में पोल पोजीशन से शुरुआत करेंगे। रोजबर्ग ने रेस के लिए फेवरेट माने जा रही अपनी टीम के साथ लुई हैमिल्टन के पीछे छोड़ते हुए पोल पोजीशन हासिल की है। हैमिल्टन इस साल की चैंपियनशिप की दौड़ में रोजबर्ग से 17 पॉइंट आगे चल रहे हैं। अगर हैमिल्टन अबू धाबी ग्रां प्री जीतते हैं तो उनके 50 अंक हो जाएंगे। गोवा फिल्म फेस्टिवल में आज नॉर्वे, इंग्लैंड और रूस की बेहतरीन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इंडियन पैनोरमा के तहत दर्शक मराठी और मलयालम की कुछ उम्दा फिल्में भी देख सकेंगे। आज ही नृत्य प्रधान भारतीय फिल्मों के सेगमेंट का भी उद्घाटन होना है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में आज का प्रमुख आकर्षण होगी नॉर्वे के डायरेक्टर हिशम जमान की फिल्म लेटर टू द किंग। ये कहानी 83 साल के बुजुर्ग मिर्जा के खत की है, जो वहाँ के राजा को लिखा गया है। इसमें दास्तां है 5 शरणार्थियों की, उनके संघर्ष की, उनके सुनहरे भविष्य के ख्वाब की। आज का दूसरा आकर्षण है इंग्लैंड के जेम्स मार्श द्वारा निर्देशित फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? इस कहानी का सार बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही सुंदर है। जिंदगी जितनी भी खराब क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आस जरूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में वाहवाही लूट चुकी इटली की फिल्म द वंडर्स भी आज दिखाई जाएगी। इसके निर्देशक हैं एलिस रोआचर। ये एक रोचक कहानी है एक लड़की और उसकी बहन की, जिसे बहुत ही सुरक्षित माहौल में रखा जाता है। अचानक उसकी सुरक्षा का घेरा टूटता है और वो इस संसार की दुखों और सुखों से रूबरू होती है। इंडियन पैनोरमा के तहत आज अमृत शाइन की मलयालम फिल्म 1983 दिखाई जाएगी। 1983 क्रिकेटर बनने की चाह पर बनी ये फिल्म 1983 और 2011 के वर्ल्ड कप के बीच के समय में एक व्यक्ति की आशाओं और निराशाओं की कहानी है। इसके अलावा राजेंद्र तलक की मराठी फिल्म द रेनी डे एक और बेहतरीन अनुभव होगा।
एक दंपत्ति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म में पति जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है और बन भी जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके अपनाए रास्तों से खुश नहीं रहती और मानसिक तनाव का शिकार बन जाती है। Let's not have this child. गोवा फिल्म फेस्टिवल में पहली बार फिल्मों में गीत और नृत्य के चलन को सम्मान दिया जाएगा। इस श्रेणी में आज दिखाई जाएगी फिल्म श्रृंगारम, जिसके गानों का नृत्य निर्देशन किया है सरोज खान ने। तो अगर आप गोवा में हैं तो आज का दिन आप खास बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक बार फिर अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका इन दिनों भयंकर बर्फीले तूफान की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और अब बर्फ पिघलने से बाढ़ का खतरा भी है। अमेरिका में कुछ दिनों में हुई लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राज्यों में तापमान 0 से नीचे चला गया है और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में 7 इंच तक मोटी बर्फ जम गई है। सड़क, रेल और हवाई यातायात ठप हैं। हालात इतने खराब हैं कि सरकार को कई इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। अब डर इस बात का है कि बर्फ पिघलना शुरू हुई तो बाढ़ आ सकती है। What could be a potential flooding emergency following. Now, we don't have a crystal ball. We can't say exactly whether or not there will be a flooding problem. We can't say what kind of structure collapses we may have, but we anticipate both to some extent. बफेलो शहर पर बर्फबारी की मार सबसे ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते में हुई बर्फबारी ने शहर की सूरत बदल दी है। कभी स्वर्ग नजर आने वाला ये शहर अब बर्फ का रेगिस्तान नजर आ रहा है। Flooding can be terrible. I mean really terrible. Flooding can be worse than the snow. No doubt about it. And if you ask me to pick, the snow is a much easier situation than flooding. There's much less damage. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूयॉर्क में मंगलवार तक तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी है ताकि जानमाल का नुकसान होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। जम्मू कश्मीर की 15 और झारखंड की 13 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। 25 नवंबर को मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से। बीमा संशोधन और जीएसटी जैसे 39 अहम बिल हो सकते हैं पेश। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर। पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाना चाहता है भारत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बातचीत के लायक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चूहे मारने की दवा से हुई थी मौतें। राज्य सरकार की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। कांग्रेस ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद के लिए करो या मरो का मुकाबला। 11वीं बाजी आज। कार्लसन 1 अंक से आगे।